Hey everyone, I am Akshay Kumar and you all are watching the CDT Physio. ये हमारे ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी वाले लेक्चर का दूसरा पार्ट है एंड इन दिस पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द clinical manifestations of traumatic brain injury along with the assessment protocol for the patients with brain injury। क्योंकि जब तक आप लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं समझिएगा, जब तक आप लोग क्लिनिकल फीचर्स नहीं समझिएगा, तब तक असेसमेंट पर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है और जब तक असेसमेंट सही नहीं होगा तब तक आपका प्रोटोकॉल कभी भी सही नहीं हो सकता। इस कारणवश ये हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को अच्छे से समझिएगा, तभी आप एक ढंग का असेसमेंट कर पाइएगा, तभी आपका एक ढंग का प्रोटोकॉल हो सकता है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, उन बातों को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि सबसे पहला बात तो ये कि हमारा एक एनाटॉमी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए मुझे लॉन्च करना पड़ा दोबारा। तो उसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल एज सम क्लिनिकल केस डिस्कशंस। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप ऑन द टुडेज लेक्चर, दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के जो अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया था। जैसे ये सब था हमारा क्लोज्ड इंजरी, ओपन इंजरी। क्लोज्ड इंजरी में हमारा हेमाटोमा था, सबड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा, कंकशन, कंट्यूजन, इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का, तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले जाकर आप लोग लेक्चर 1 देखिए टीबीआई का, देन फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा है अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस। अब जो हमारा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, इस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसमें बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं, और वो वैरायटी ऑफ सिम्टम्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा द एरिया ऑफ इंजरी पे, द एरिया ऑफ लीजन पे एंड द एक्सटेंट ऑफ इंजरी पे। ठीक है, पहला एरिया ऑफ इंजरी। एरिया ऑफ इंजरी के बारे में अगर समझें हम, तो हमारा अगर सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फंक्शंस डिसाइडेड है, अलग अलग रीजन्स अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रोकाज एरिया के बारे में बात करें तो वो हमारा मोटर स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्निकीज एरिया के बारे में बात करें तो वो हमारा सेंसरी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से ब्रेन के हर एक रीजन का एक अपना अलग फंक्शन डिसाइडेड है, जो कि आप सभी जानते हैं। तो ब्रेन के कौन से एरिया में लीजन हो रहा है और किस टाइप का लीजन है और उसका एक्सटेंट कितना है, वो कितना ज़्यादा सीवियर लीजन है, वो कितना ज़्यादा सीवियर इंजरी है, इस बेसिस पर डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे वो क्या होंगे और वो किस लेवल के होंगे। इस कारण से किसी भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट में, किसी भी हेड इंजरी के पेशेंट में ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास अगर 5 पेशेंट आपके सामने हैं तो पांचों के सिम्टम्स मिलते जुलते होंगे। ऐसा हो सकता है कि पांचों के बिल्कुल अलग अलग सिम्टम्स होंगे, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा डिफर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट, इसलिए इसके बारे में खास ख्याल रखना है। सबसे पहले हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में बात करें तो स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस एक बहुत बड़ा मैटर आता है, एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है इसमें, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं कि हेड इंजरी के बाद कॉन्शस लॉस हो जाता है, पेशेंट मोस्टली अनकॉन्शियस होता है और काफ़ी समय कोमा में भी पेशेंट रहता है। अब कोमा एक ऐसा टर्म है जिसमें काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लगभग लोग एक ही मतलब अलग अलग कंडीशंस को कोमा ही कह देते हैं, पर वो बहुत सारा अलग अलग कंडीशंस हैं, उन सभी के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले कॉन्शसनेस के बारे में बात करें तो हेड इंजरी के बाद स्टेट ऑफ कॉन्शस का लॉस होना बहुत कॉमन है, ये हो सकता है। ये मेनली क्यों होता है? तो मेनली ड्यू टू द बाइलेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिसफंक्शन और डायरेक्ट डिप्रेशन टू द ब्रेन स्टेम। ये दो कारण है, या तो बाइलेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर का डिसफंक्शन हो जाए, नहीं तो डायरेक्ट ब्रेन स्टेम में डिप्रेशन हो जाए। इस दोनों के कारण हमें अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस दिख सकता है। अब ये स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस का जो अल्टरेशन है ये भी अलग अलग टाइप का, अलग अलग लेवल का हो सकता है। सबसे पहले जिसमें हमारा आता है कोमा, जो कि बहुत कॉमन है। कोमा में बेसिकली क्या होता है? देयर इज कंप्लीट अरेस्ट ऑफ ऑल सेरेब्रल फंक्शंस। जितने भी सेरेब्रल फंक्शंस हैं वो सभी के सभी कंप्लीटली अरेस्ट हो जाते हैं, सारे के सारे सेरेब्रल फंक्शंस का लॉस्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग द मोटर फंक्शन टू। ठीक है, इट इज़ द पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शसनेस टू एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि हम किसी भी टाइप का सेंसरी स्टिमुलस दे रहे हैं, वो चाहे ऑडिटरी स्टिमुलस हो, वो चाहे विजुअल स्टिमुलस हो, वो चाहे टैक्टाइल लोकलाइजेशन हो, किसी भी तरह का टैक्टाइल स्टिमुलस हो,
किसी भी तरह का स्टिमुलस के अगेंस्ट पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस रहता है, बिल्कुल भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है पेशेंट का। सो दिस इज कोमा, ये बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्टुपर। स्टुपर क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस बट रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलस थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। अब यहाँ पर अंतर आता है कोमा और स्टुपर में। कोमा में क्या था कि हमारा जो पेशेंट है वो पेशेंट किसी भी तरह के सेंसरी स्टिमुलाई के किसी भी तरह के सेंसरी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पर स्टुपर में क्या होगा कि नॉर्मल कोई भी अगर हम स्टिमुलस देंगे तो पेशेंट उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, पर अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस हम देंगे, जैसे हमने पिंच किया पेशेंट को, हमने कुछ निडल प्रिक कर दिया पेशेंट के स्किन पर, तो कुछ पेनफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट पेशेंट का कुछ रिस्पॉन्स आ सकता है थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। यानी कि अगर हम किसी पेशेंट के हाथ पर प्रिक करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट अपना हाथ हिलाए, कुछ किसी तरह का किसी लेवल का एक रिस्पांस दिख सकता है बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू। तीसरा आता है डिलीरियम। डिलीरियम एक साइकोलॉजिकल कंडीशन भी है, ये आप न्यूरोसाइकेट्री में भी पढ़ सकते हैं डिलीरियम के बारे में, सिजोफ्रेनिया डिलीरियम ये सब वहाँ भी दिखता है। तो डिलीरियम क्या है? डिलीरियम इज बेसिकली द स्टेट ऑफ डिसओरिएंटेशन। यहाँ पे स्टिमुलस मिस इंटरप्रेटेड होता है, स्टिमुलस मिस इंटरप्रेट करता है पेशेंट, और ये एक स्टेट है डिसओरिएंटेशन का, यानी कि पेशेंट समझ नहीं पाएगा कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, पेशेंट कहाँ है, ये सब कुछ थोड़ा अटपटा लगेगा पेशेंट को, कंप्लीटली डिसओरिएंटेड रहेगा पेशेंट, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है कॉग्निटिव डिसफंक्शन। कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी हमें दिख सकता है किसी भी हेड इंजरी के पेशेंट में। कॉग्निटिव डिसफंक्शन में क्या? सबसे पहला तो अटेंशन डेफिसिट, यानी कि जो हमारा पेशेंट होगा वो अटेंशन मेंटेन नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी काम के प्रति। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं पेशेंट से तो किसी भी चीज़ में वो अटेंशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा मेमोरी लॉस। मेमोरी या परमानेंट या टेम्पोररी दोनों तरह का मेमोरी लॉस हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि पेशेंट का टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो या फिर परमानेंट मेमोरी लॉस भी हो जाए, ये दोनों चीज़ में से कुछ भी हो सकता है। जनरली 3 फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस हमें दिखता है पेशेंट्स में। अमनेसिया इज जनरली द लॉस ऑफ द मेमोरी, ये हमारे मेमोरी लॉस का एक टर्म है जिसे हम अमनेसिया कहते हैं। तो 3 तरह का अमनेसिया हमें दिख सकता है। पहला हमारा है एंटीग्रेड अमनेसिया। एंटीग्रेड अमनेसिया में क्या होता है? इट इज जस्ट द इनएबिलिटी टू स्टोर न्यू मेमोरी आफ्टर इंजरी, यानी कि पेशेंट का इंजरी हुआ, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ, किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ, उस ट्रॉमा के बाद पेशेंट कुछ नया मेमोरी स्टोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एंटीग्रेड अमनेसिया। यानी कि ट्रॉमा तक, ट्रॉमा के पहले का जो भी मेमोरी था सब पेशेंट के दिमाग में है, सब पेशेंट रिकॉल कर सकता है, बट आफ्टर द trauma the patient will be unable to store the new memory। ट्रॉमा के बाद हमारा जो पेशेंट है वो नया मेमोरी स्टोर करने में असक्षम होगा, ठीक है। अगला हमारा आता है रेट्रोग्रेड अमनेसिया। रेट्रोग्रेड अमनेसिया क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी टू रिकलेक्ट स्पेसिफिक मेमोरी दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बिफोर ट्रॉमा। रेट्रोग्रेड अमनेसिया एंटीग्रेड के जस्ट अपोजिट है। रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि आफ्टर ट्रॉमा पेशेंट मेमोरी स्टोर कर पाएगा, पर बिफोर ट्रॉमा पेशेंट के पास्ट में कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज अगर होंगे तो उनको रिकलेक्ट करने में पेशेंट नहीं कर पाएगा। वो रिकलेक्ट बेसिकली किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक मेमोरी हो, किसी का कुछ स्पेसिफिक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक मेमोरी हो पास्ट का बिफोर ट्रॉमा, तो वो पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाएगा, बट आफ्टर ट्रॉमा पेशेंट जो हमारा पेशेंट है वो मेमोरी स्टोर कर सकता है। अगला आता है हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक अमनेसिया। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अगर पेशेंट हमारा आज पेशेंट को ट्रॉमा हुआ और पेशेंट आज से 2 महीने बाद रिकवर होने हुआ हमारा, तो इस ट्रॉमा से लेकर 2 महीने के बीच का जो हमारा पेशेंट का मेमोरी होगा, ये मेमोरी लॉस रहेगा। ये पेशेंट को याद नहीं रहेगा कि टाइम ऑफ इंजरी से लेकर रिकवरी ऑफ द पेशेंट, टाइम ऑफ इंजरी से रिकवरी के बीच में किस तरह का क्या क्या मेमोरी था पेशेंट का, ये पेशेंट को याद नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर ट्रॉमा जो भी पास्ट में पेशेंट का मेमोरी रहा है वो पेशेंट को याद रहेगा। आफ्टर रिकवरी कंप्लीट रिकवरी के बाद पेशेंट का जो भी मेमोरी बन रहा है वो स्टोर हो रहा है, पर इंजरी से लेकर रिकवरी के बीच का जो फेज है, इस फेज का जो मेमोरी होगा वो पेशेंट कभी याद नहीं कर पाएगा, वो पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लॉस हो चुका है। तो ये जनरली 3 तरह का ये हमें अमनेसिया दिख सकता है पेशेंट्स में। और बहुत सारे पेशेंट में पीटीएसडी भी दिख सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं हमें। तो ट्रॉमा के बाद पीटीएसडी भी कॉमन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी दिख सकता है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग,
यानी कि किसी भी चीज को का जजमेंट का लेवल हो, किसी भी चीज को प्रोसेस करने का लेवल हो, और किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का तरीका हो, ये काफी घट जाता है पेशेंट का। जैसे पेशेंट विथ स्पेशली विद फ्रंटल लोब ट्रॉमा, खासकर पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर फ्रंटल लोब में ट्रॉमा हुआ है, फ्रंटल लोब इंजरी हुआ है, उसमें प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूटिंग, इस दो चीज़ में के स्पीड में थोड़ा परेशानी आता है। किसी भी चीज़ को पेशेंट जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता है, और कोई भी एक्शन को, कोई भी फंक्शन को जल्दी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। कुछ भी काम करना हो तो पेशेंट उसको जल्दी सोच नहीं पाएगा, और वो काम बड़ा धीरे धीरे करेगा, वो काम जल्दी कर नहीं पाएगा पेशेंट। ठीक है, इसमें पेशेंट अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाता है कि पेशेंट को क्या करना है। उसके बाद जो, हाँ, उस गोल, अगर गोल डिसाइड भी किया पेशेंट ने, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो आपका क्या गोल होगा। आप सुबह घर से निकलोगे, घर से उठोगे, जाओगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के यू विल बी इन द बैंगलोर। दिस इज योर प्लान टू रीच द बैंगलोर। आपका एक बैंगलोर तक पहुंचने का प्लान है कि मुझे घर से निकलना है इतने बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, मुझे फ्लाइट लेनी है, एंड देन आई विल बोर्ड द फ्लाइट, एंड देन आई विल रीच द बैंगलोर। बट अगर कोई एक हेड इंजरी का पेशेंट होगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल के ही समझा रहा हूँ, कि अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट होगा, तो वो ये प्लान ही नहीं कर पाएगा कि वो क्या करने वाला है, कैसे जाना है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ गोइंग टू बैंगलोर। किसी भी तरह का कुछ भी प्लान, कुछ भी गोल हो सकता है। ओके, सो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें दिखता है हेड इंजरी के पेशेंट में। इसके बाद अगला हमें दिखता है इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस भी दिख सकते हैं पेशेंट में, जैसे खासकर इफ ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया इन्वॉल्व होता है पेशेंट के ट्रॉमा में। ऑर्बिटोफ्रंटल, ऑर्बिट यानी कि रिलेटेड टू आई, एंड फ्रंटल यानी कि हमारा फ्रंटल लोब। तो ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया अगर हमारे पेशेंट का इंजर्ड होता है, तो हमें यूफोरिया, यूफोरिया मतलब स्टेट ऑफ एक्सेस हैप्पीनेस, तो यूफोरिया दिख सकता है। इनटॉलरेंस दिख सकता है, पेशेंट बिल्कुल भी कुछ टॉलरेट नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकता है पेशेंट, छोटे छोटे बात पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, बहुत ज़्यादा खुन्नस निकालना, ये दिख सकता है। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, सोशल बिहेवियर भी इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, अजीब सा सोशल बिहेवियर हो सकता है। पेशेंट सोशली इंटरेक्ट करने से डरेगा, पेशेंट सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, या अगर करेगा भी तो उसका बहुत ही ज़्यादा अजीब सा उसका बिहेवियर होगा सोसाइटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ चेंजेस भी पेशेंट में दिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, वो है बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि पेशेंट के बिहेवियर में भी कुछ चेंजिंग आ सकता है। जैसे पेशेंट का जो नॉर्मल बिहेवियर था, ये बिहेवियर का स्पेलिंग गलत है, ये आर्च इसमें मिसिंग है, बट देयर इज नो थिंग टू वरी। बिहेवियरल चेंजेस में अगर पेशेंट का एक नॉर्मल बिहेवियर जो था, उससे बिल्कुल डेविएटेड बिहेवियर कुछ होगा उसका, वो ढंग से बिहेव नहीं करेगा पेशेंट। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं बिहेवियरल चेंजेस में, जैसे डिप्रेशन हमें दिख सकता है पेशेंट में, इम्पल्सिवनेस दिख सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएगा, किसी भी चीज़ को लेकर तोड़ फोड़ करना हो, एक्सट्रीम एक्टिव हो जाएगा पेशेंट, हाइपर एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा। देन इनवॉलेंट्री एक्सप्रेशन ऑफ क्राइंग और लाफिंग। बैठे बैठे अचानक से इनवॉलेंट्री पेशेंट रोना शुरू कर देगा, इनवॉलेंट्री पेशेंट हंसना शुरू कर देगा, तो ये सब चीज़ हमें दिख सकता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट में। तो दिस इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिसफंक्शन, स्पेशली द बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, तो इस बिहेवियरल चेंजेस के बाद अगला हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वी हैव स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। अभी तक हमने बात किसके बारे में किया, अभी तक हमने बात किया कॉग्निटिव डिसफंक्शन के बारे में। अब अगला हम बात करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर पे। बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे जो सबसे मेजरली दिखता है वो है ब्रोकाज एस्फेक्सिया। नाम से ही क्लियर है, अगर ब्रोकाज एरिया पर डैमेज होता है तो हमें ब्रोकाज एस्फेसिया दिख सकता है। ब्रोकाज एरिया क्या होता है, ब्रोकाज एरिया हमारा फ्रंटल लोब का एक एरिया है जो कि मेनली मोटर स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी हम मोटर स्पीच हमारा होता है, कुछ भी सुनकर हम जो रिस्पॉन्स देते हैं वर्बली, जो भी हम रिप्लाई करते हैं, दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ब्रोकाज एरिया। ठीक है, तो ब्रोकाज एरिया में अगर कुछ लीजन हो तो हमें ब्रोकाज एफेजिया दिख सकता है। इसमें हमें क्या दिखेगा, द पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। यहाँ पर अगर हमें हमारा ब्रोकाज मोटर एरिया डैमेज है तो जो पेशेंट है वो ढंग से बोल नहीं पाएगा। अगर बोलेगा वो तो स्पीच ढंग से नहीं, स्पीच ब्रोकन स्पीच होगा, अनक्लियर होगा, या कभी कभार बिल्कुल एब्सेंट हो सकता है। एंड अगेन अभी मैंने बोला ना कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज पर भी डिपेंड करता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस एक्सटेंट तक डैमेज है। अगर कंप्लीट डैमेज है ब्रोकाज मोटर एरिया तो बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा स्पीच, या फिर कुछ हद तक डैमेज है, कुछ बचा हुआ है तो ब्रोकन या अनक्लियर स्पीच हमें दिख सकता है। इसे मोटर एफेजिया भी बोलते हैं, बिकॉज द ब्रोकाज एरिया इज द मोटर स्पीच एरिया। Second one is the Wernicke's aphasia. Wernicke's area is responsible for the sensory speech.
सेंसरी, और ब्रोकास एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर स्पीच। ठीक है, तो अगर वर्निकेज एरिया में डैमेज हो रहा है तो सबसे पहला इसे हम सेंसरी एफेजिया भी बोल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है सेंसरी एफेजिया यहाँ पे होगा। इसमें दिक्कत क्या होगा वर्निकेज एफेजिया के अंदर, कि जो हमारा पेशेंट है वो समझ नहीं पाएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर मेरे सामने कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का पेशेंट है जिसमें वर्निकेज एफेजिया है, वर्निकेज एरिया में लीजन है, कोई इंजरी है वर्निकेज एरिया में, तो मैं यहाँ पर बैठ के पेशेंट को क्या बोल रहा हूँ वो पेशेंट समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इस जो सेंसरी स्पीच है वही उसका सेंटर ही डैमेज हो चुका है उस पेशेंट में। ठीक है, जो पेशेंट होगा वो बोलेगा बिल्कुल बिंदास, कोई भी दिक्कत नहीं होगा बोलने में, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन कुछ खास प्रॉब्लम पेशेंट को बोलने में कुछ दिक्कत वैसा महसूस नहीं होगा, पर समझने में दिक्कत महसूस होगा, वो समझ नहीं पाएगा किसी के भी स्पीच को। ठीक है, उसके बाद एक आता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो तीसरा हमारा बन जाता है ग्लोबल एफेजिया, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों ब्रोकाज और वर्निकेज दोनों एरिया डैमेज है, यानी कि वो बंदा नहीं बोल पाएगा नहीं समझ पाएगा। ठीक है, बोथ द एबिलिटी यानी कि स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों लॉस्ट हो जाएगा, और ये बहुत ही रेयर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही तगड़ा एकदम इंजरी है, कोई बहुत ही सीवियर ब्रेन इंजरी है, उस कंडीशन में ही हमें ग्लोबल एफेजिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे आते हैं हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर में, चौथा और सबसे लास्ट है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया जनरली हमें कहाँ दिखता है, ये बेसल गैंग्लिया के लीजन में दिखता है। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, बेसल गैंग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन सभी चीज़ों के लिए, वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब बेसल गैंग्लिया में लीजन होगा, पेशेंट समझेगा, पेशेंट बोलेगा, पर वो स्पीच को आर्टिकुलेट मतलब कि वो ढंग से नहीं बोल पाएगा, वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाएगा। ठीक है, इसके बाद सेंसरी डिसफंक्शन हो सकता है। सेंसरी डिसफंक्शन में बहुत हद तक जो हमारा सुपरफिशियल सेंसेशन है उसका लॉस्ट होना, डीप सेंसेशंस का लॉस्ट होना, या फिर जो हमारे कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशंस हैं उनका लॉस्ट होना, ये सभी हमें दिख सकता है। मोटर डिसफंक्शन नॉर्मल सा बात है, अगर फ्रंटल लोब में कुछ किसी भी तरह का डैमेज हो रहा है तो मोटर रिस्पॉन्स जो हमारा मोटर फंक्शन है बहुत हद तक वो भी डैमेज होगा। और अगर ब्रेन के साथ साथ सर्वाइकल रीजन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में भी कहीं लीजन है तो फिर तो मोटर डिसफंक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन हमें दिख सकता है एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नाउ अगेन ये सिर्फ इतना ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं दिखेगा पेशेंट में, जो हमारे ब्रेन इंजरी के पेशेंट हैं उनके अंदर क्लिनिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, बहुत अलग अलग तरह के नेक्स्ट लेवल्स क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, पर जो सबसे कॉमन है मैंने वही यहाँ पर डिस्कस किया है। यू कैन रेफर द बुक्स फॉर मोर क्लिनिकल फीचर्स, पर जो कॉमन है वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आपके साथ। अब इसी बेसिस पर हम असेसमेंट भी करते हैं, तो असेसमेंट में हमें मेनली क्या देखना है, यहाँ तक जो हमने किया, हमने स्पीच के बारे में देखा कि स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है तो हमें स्पीच के बारे में स्पीच का असेसमेंट लेना है। हमने सेंसरी डिसफंक्शन देखा तो हमें सेंसरी का भी असेसमेंट लेना है। हमें मोटर डिसफंक्शन देखा, हमें मोटर का असेसमेंट लेना है। उसके बाद फिर हमने कॉग्निटिव डिसफंक्शन देखा था तो हमने कॉग्निटिव लेवल का भी असेसमेंट लेना है। तो इस तरीके से एक एक चीज़ का हम असेसमेंट लेंगे। अब बात करते हैं असेसमेंट के बारे में डिटेल में। तो असेसमेंट में सबसे पहले तो हम जो नॉर्मल चीज़ लेते हैं क्लिनिक, जो हमारा चीफ कंप्लेंट वगैरह होता है, पर यहाँ पर चूंकि पेशेंट हमारा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट ही देखेंगे, आप एडमिट ही पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर तो आपके पास जो भी फाइल आपका रहेगा वो सभी उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। ठीक है, पर आप अटेंडेंट, अगर पेशेंट कंसस है, पेशेंट बोल सकता है, पेशेंट सुन सकता है, समझ सकता है, बता सकता है, तो यू कैन कंसल्ट विद द पेशेंट। अदरवाइज आप अटेंडेंट का सहारा यहाँ पर ले सकते हैं, अटेंडेंट से पूछ सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रेजेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है टीबीआई के पेशेंट में, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट में, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट में भी। सबसे पहला टाइम एंड डेट ऑफ इंजरी, ये जानना बहुत जरूरी है कि इंजरी कब और किस दिन हुआ था, क्योंकि इंजरी के बाद जितना डिले होता है पेशेंट के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में उतना डिले होता है रिकवरी में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंस्टेंट जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम पेशेंट का रिहैबिलिटेशन, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। इसलिए टाइम एंड डेट ऑफ इंजरी जाना बहुत जरूरी है। लोकेशन ऑफ इंजरी, कहाँ पे इंजरी हुआ था, किस टाइप का इंजरी था, और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इस बेसिस पर जज कर सकते हैं ना कि हमारे पेशेंट का किस एक्सटेंट पर डैमेज हुआ, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, किस तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आरटीए है क्या, या कोई फॉलिंग का केस है, पेशेंट छत से गिर गया, या फिर कोई गन शॉट है, किस तरह का इंजरी है, ये हमें चेक करना है, ये हमें पूछना है।
देन फिर फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड में हम में जो पेशेंट के आसपास लोग थे या फिर कोई केमिस्ट था, तो फर्स्ट एड में पेशेंट के साथ क्या किया गया था, अगर कोई दवा दिया गया था तो कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई थी, क्या किया गया था फर्स्ट एड में, वो जानना है। ठीक है। टेक्निक ऑफ कैरिंग द पेशेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि हम पेशेंट को साइट ऑफ एक्सीडेंट से, साइट ऑफ ट्रॉमा से हॉस्पिटल तक कैसे लेकर आए हैं, किस तरीके से कैरी किया है हमने, वो हमें जानना है। एम्बुलेंस के थ्रू लेकर आया अगर हमने, तो हमने साइट ऑफ इंजरी से, साइट ऑफ ट्रॉमा से लेकर एम्बुलेंस में कैसे रखा, ये सब चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कैरी करने के टेक्निक के गलत होने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी समय ऐसा देखा जाता है कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में कहीं कहीं ओपन फ्रैक्चर भी रहते हैं, और ओपन फ्रैक्चर के कारण ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, और उसको कैरी करने में अगर कुछ गलत हुआ, कुछ टेक्निक का कुछ गलत हुआ बेसिकली, तो वो कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी कारण बन सकता है। ठीक है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अगर पेशेंट, अगर आफ्टर ट्रॉमा पेशेंट अनकॉन्शियस था, तो वो कितने देर के लिए, क्या उसका कुछ ड्यूरेशन है, कितने देर से पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो देखना है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का हिस्ट्री देखना है कि कितना ब्लीडिंग हुआ, क्या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ था, नहीं हुआ था, कितना ब्लीडिंग हुआ था, हमें ये सब भी देखना है। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री में किसी भी तरह का कोई मेडिकल कंडीशंस था क्या पेशेंट में, और पास्ट में क्या कोई ट्रॉमा हुआ था पेशेंट के साथ, ये हमें पूछना है अटेंडेंट से या पेशेंट से। देन हमें पूछना है किसी भी तरह का कोई मेडिकेशंस है, कोई करेंटली मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइडिज्म हो, हाइपो या हाइपर कुछ भी थायराइडिज्म का केस हो, या फिर किसी भी तरह का कोई करंट मेडिकेशंस चल रहा है, या फिर पास्ट में कोई मेडिकेशन चला हो, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, ये सब हमें पूछना है। फिर सर्जिकल हिस्ट्री में आना है, कोई सर्जरी हुआ था क्या पास्ट में, अगर हाँ हुआ था तो वो किस टाइप का सर्जरी था, उसका लोकेशन बॉडी में कहाँ पे सर्जरी हुआ था, किस तरह का सर्जरी था, वो कुछ रिपेयर था या कुछ रिमूवल था या कुछ किसी और तरह का कुछ हमारा सर्जरी था, वो जानना है, और वो सर्जरी कब हुआ था। इसके साथ साथ कोई फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री यानी कि किसी भी तरह का कोई फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक डिजीज़ का कुछ हिस्ट्री है या नहीं है, कोई भी हेरेडिटरी डिजीज़ बेसिकली पेशेंट के फैमिली में परसिस्ट करता है या नहीं, हमें वो देखना है। इसके बाद हमें देखना है क्या है, इसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या है, हमारा जो पेशेंट एडमिट है वो देखने से जनरल कंडीशन क्या, गुड, बैड, फेयर, पुअर, वर्स, क्या लग रहा है हमारे पेशेंट का, वो देखना है। कुछ पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी आपको दिख रहा है क्या पेशेंट में, पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ब्रेन इंजरी है, तो अगर मान लीजिए कोई आरटीए का केस है, तो आरटीए के केस में ब्रेन इंजरी के साथ साथ हो सकता है कि किसी दूसरे बॉडी के किसी दूसरे एरिया में भी इंजरी हो, तो अगर कि कोई फ्रैक्चर हो तो वहाँ पे हमें कुछ एबनॉर्मल सा पोस्चर दिख सकता है फ्रैक्चर्ड बोन के कारण, तो वो हम यहाँ पे जज कर सकते हैं कोई एबनॉर्मल पोस्चर है या नहीं है। अगर पेशेंट हमारा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे है, यानी कि अगर हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो हमें पैरामीटर्स मेंशन करने हैं वेंटिलेटर्स के। उसके बाद हमें ट्यूबिंग्स को यहाँ पे हमें देखना है, ट्यूबिंग्स को चेक करना है, जैसे कैथेटर, राइल्स ट्यूब, या फिर अगर पेशेंट का ट्रैकेस्टोमी हुआ है तो वो सब कुछ यहाँ पर हमें चेक करना है। स्किन कलर चेक करना है कि स्किन कलर क्या है, साइनोसिस है, साइनोसिस के बारे में आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप मेरा कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम डेवलप लेक्चर दिखेगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है स्किन कलरेशन के बारे में। जनरली हमें साइनोसिस दिखता है जो कि डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, दो तरह का होता है, सेंट्रल साइनोसिस एंड पेरिफेरल साइनोसिस। ठीक है, तो स्किन कलरेशन देख सकते हैं। देन साइट एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर इंजरी है और किस एक्सटेंट का इंजरी है। ब्रूजेज इन द बॉडी, अगेन कोई ब्रूजिंग है, किसी भी तरह का डिस्कलरेशन है, किसी भी तरह का स्वेलिंग है पेशेंट के बॉडी में, कोई स्कार पेशेंट के बॉडी में दिख रहा है क्या, ये सब कुछ बेसिकली हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट में। उसके बाद हमें आना है एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट GCS, ग्लासगो कोमा स्केल, जिसके थ्रू हम कॉन्शसनेस को एग्जामिन करते हैं। अब GCS का लेवल अगर 8 से 9 तक आ रहा है तो यानी कि सीवियर इंजरी है, सीवियर कंडीशन है पेशेंट का। 9 से 12 के बीच में आ रहा है मॉडरेट, 12 या 12 से ज़्यादा आ रहा है तो माइनर परेशानी है। ठीक है, GCS में क्या क्या चीज़ आता है, क्या क्या चीज़ हमें देखना है, तो सबसे पहला GCS में हमारा आता है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। हम पहले देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो आई ओपन करने में क्या कितना टाइम लगा रहा है। सबसे पहला, अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर ले रहा है बोलने पर, नॉर्मली हमने बोला जैसे सामने कोई पेशेंट पड़ा है, उसका नाम राम है, हमने बोला राम आँख खोलो, राम ने आँख खोल लिया, अचानक से स्पॉन्टेनियस पेशेंट ने आँख खोली तो वी विल गिव 4 मार्क्स। अगर बहुत जोर से चिल्लाने पर पेशेंट आँख खोलता है तो 3 मार्क्स। अगर चिल्लाने पर भी आँख नहीं खोल रहा है, हमने पेन दिया, हमने प्रिक किया पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट ने तब आँख खोला तो 2 मार्क्स देंगे। अगर कुछ भी करने में पेशेंट आँख नहीं
खोल रहा है तो 1 मार्क्स देंगे। सेम वर्बल रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, ढंग से बातचीत कर रहा है, पेशेंट का नाम पूछने पर नाम बता रहा है, कहाँ घर है, माँ पापा का क्या नाम है, क्या करते हो, कहाँ जाकर कहाँ पे रहते हो, ये सब पूछने पे अगर पेशेंट का जवाब आ रहा है तो ओरिएंटेड है पेशेंट, 5 मार्क्स देंगे। डिसओरिएंटेड है, कंफ्यूज्ड है तो 4 मार्क्स देंगे। कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स पेशेंट बोल पा रहा है, कुछ अटपटा सा वर्ड सब बोल रहा है तो 3 देंगे। इनकम्प्रिहेंसिव साउंड यानी कि कुछ समझने वाला साउंड अगर नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा लटपटा साउंड है तो उसको 2 मार्क्स देंगे। साउंड बिल्कुल भी नहीं है तो 1 मार्क्स देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद हमारा आता है मोटर रिस्पॉन्स। हमने कुछ पेशेंट को बोला कुछ काम करने, जैसे पेशेंट को हमने बोला कि चलो हाथ उठाओ, उंगलियों को मोड़ो, ठीक है, पैर को उठाओ, ये सब कुछ पेशेंट को हम बोलेंगे। पेशेंट अगर कर पा रहा है, सुन रहा है, कर रहा है तो 6 मार्क्स देंगे। नहीं कर रहा है तो उसके बाद फिर हम लोकलाइजेशन के लिए बोलेंगे कि हम बोलेंगे चलो अपना आँख को टच करो, अपने कान को टच करो, अपने नाक को टच करो। अगर पेशेंट वो कर पा रहा है तो हम उसको 5 देंगे, ठीक है। ये भी नहीं कर पा रहा है देन फिर हम पेशेंट को पेन देंगे, पेशेंट को प्रिक करेंगे और पेशेंट उस प्रिक के अगेंस्ट फ्लेक्शन करेगा, अचानक से हाथ को खींचेगा फ्लेक्स करके, तो हम 4 मार्क्स वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद अगर ये भी नहीं कर पा रहा है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन पोस्चर आ रहा है तो 3 मार्क्स, एबनॉर्मल एक्सटेंशन पोस्चर आ रहा है तो 2 मार्क्स, और किसी भी तरह का कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो 1 मार्क्स हम यहाँ पर पेशेंट को दे सकते हैं। इस मोटर असेसमेंट में जीसीएस के बाद हमारा आता है क्रेनियल नर्व असेसमेंट। क्रेनियल नर्व्स का असेसमेंट हम करेंगे देखने के लिए कि क्या कोई क्रेनियल नर्व्स में डैमेजिंग है या नहीं है। सेंसरी असेसमेंट, सेंसरी में हमारा आता है सुपरफिशियल सेंसेशन, हमारा आता है डीप सेंसेशन, हमारा आता है कॉर्टिकल सेंसेशन। सुपरफिशियल सेंसेशन तो बेसिकली हमारा पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर ये सब है। फिर हमारा डीप और कॉर्टिकल, कॉर्टिकल में हम पेशेंट का स्टीरियोग्नोसिस चेक कर सकते हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन चेक कर सकते हैं, टैक्टाइल लोकलाइजेशन चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर किया हुआ है इन सभी एग्जामिनेशंस के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप मेरा पहले का लेक्चर्स देख सकते हैं, न्यूरो असेसमेंट या फिर ऑर्थोपेडिक असेसमेंट, मैंने बहुत डिटेल से वहाँ पर इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। देन रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन करेंगे, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स यहाँ पर वो चेक करेंगे हम। मसल टोन चेक करेंगे, एसवर्थ स्केल भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के स्पास्टिसिटी को चेक करने के लिए, पेशेंट के मसल टोन को चेक करने के लिए। एमएमटी चेक करेंगे पेशेंट के मसल में कितना पावर है, पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन कितना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेशेंट हमारा किस लेवल तक कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पा रहा है अपने बॉडी को, बैलेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो चेक करेंगे। बैलेंस टेस्ट, बर्ज बैलेंस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, मैंने बर्ज बैलेंस टेस्ट भी पहले डिस्कस किया हुआ है, वो जाकर देखिए। देन फिर सिनर्जी पैटर्न्स। सिनर्जी पैटर्न्स क्या होता है, बेसिकली सिनर्जी पैटर्न्स हमें स्ट्रोक के पेशेंट्स में दिखता है। इसमें होता क्या है कि सिनर्जी पैटर्न्स इट मीन्स द एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ज्वाइंट्स। किसी भी ग्रुप ऑफ ज्वाइंट्स का एबनॉर्मल मूवमेंट होता है वो हमारे सिनर्जी पैटर्न्स कहलाता है। अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में सिनर्जी पैटर्न्स दिखता है। यानी कि अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि एल्बो का फ्लेक्शन करो तो पेशेंट एल्बो का फ्लेक्शन के साथ साथ शोल्डर का इंटरनल रोटेशन, रिस्ट का फ्लेक्शन और फिंगर्स का फ्लेक्शन, ये सब का सब एक साथ करने लगेगा। दिस आर द सिनर्जिक पैटर्न्स। फिर गेट असेसमेंट, अगर हमारा पेशेंट पेडरिडियन है तो फिर हम गेट असेसमेंट नहीं कर सकते, पर आफ्टर द डिस्चार्ज या फिर हमारा पेशेंट जब खड़ा हो पा रहा है तो हम गेट असेसमेंट लेंगे और गेट पैरामीटर्स को चेक करेंगे कि गेट पैरामीटर्स में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज दिख रहे हैं हमें पेशेंट को। इसके बाद हमारे पेशेंट का जो भी क्लिनिकल फीचर्स आपको दिख रहा है उस क्लिनिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग आप उसको असेस कर सकते हैं कि ये किस लेवल तक डैमेज है और किस एक्सटेंट तक डैमेज है, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड द असेसमेंट फॉर द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पेशेंट। कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। तो फिर इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वी विल डिस्कस डीपली अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पेशेंट एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ द फार्माकोलॉजी लेक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।